नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 4 के ऊपर, जिसमें कि हमें वैचारिक पृष्ठभूमि के ऊपर पढ़ना है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का हम सभी अध्ययन कर रहे थे। इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस सेट बनाया और सन 2018 से लेकर 2023 के बीच में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद उस पर हमने सोचा कि आप सभी के सामने एक शॉर्ट नोट प्रस्तुत किया जाए, जो कि सैकड़ों प्रैक्टिस सेट के बराबर हो जाए। क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट तो करते हैं लगातार, लेकिन हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो न जाने कितने प्रश्नों को हम कर पाएंगे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम हर बार कोशिश करते हैं कि जितनी भी इकाइयां लगी हुई हैं उन पर एक ऐसा नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्वों और संस्थाओं के ऊपर, साथ में नवजागरण का क्या इतिहास रहा है उसके ऊपर। इस कड़ी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया के द्वारा। और इसी में हम आगे और देखेंगे कि नवजागरण से रिलेटेड कौन कौन से काम हुए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जो भी तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाएं थी, साथ में साहित्यिक संस्थाएं, उनका क्या रोल रहा है, सब पे बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके जीवन की टर्निंग पॉइंट के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम गांधी जी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये वकील के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, लेखक तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें संबोधित किया था, ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर हम गांधी जी की विचारधारा के ऊपर बात करें तो अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रकृति की देखभाल यानी जो भी नेचुरलिटी है उसके भी समर्थक रहे, करुणा, दलितों के कल्याण आदि के विचारों में विश्वास करते थे। तो ये तो महात्मा गांधी की विचारधारा थी, लेकिन अब हम उसे गांधीवादी विचारधारा के रूप में जानते हैं। जो भी व्यक्ति अगर अहिंसा की बात कर रहा है, सत्य की बात कर रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है, प्रकृति के तरफ लौटने की बात कर रहा है, या फिर शोषितों या हाशिए के समाज के प्रति सहानुभूति रख रहा है, तो ये माना जाता है कि उसके अंदर कहीं न कहीं गांधी जी की आत्मा घुसी हुई है। हालांकि इस तरीके के कम लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, फिर भी जो भी बचे हैं उनको हम सलाम ही कर सकते हैं। अगर हम महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे और गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। यानी कि आजादी के 6-7 महीने बाद गांधी जी की हत्या हो जाती है। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊपर आपने देखा कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी उन व्यक्तित्वों में थे जिनको कि 5 बार शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। बहुत बड़ी बात है, हालांकि पुरस्कार उनको मिला नहीं था, बस उनके नाम को वहां पर एक तरीके से भेजा गया था कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो नामित किया गया था। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक जो भी उनकी शुरुआत थी दक्षिण अफ्रीका से हुई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक वहां मौजूद रहे। वहां रहते हुए उन्होंने नस्लवादी शासन के सत्याग्रह को चलाया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी के उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसको कि PBD भी कहा जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखा जाए कि जब वो वापस आए 1915 में भारत में, तो उन्होंने कैसे यहाँ पर शुरुआत की। तो छोटे पैमाने पर उन्होंने अनेक आंदोलनों में भागीदारी की और फिर कुछ ऐसे आंदोलन थे जो कि राष्ट्रव्यापी तौर पर थे। छोटे आंदोलनों की बात करें
तो चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में किया, जो कि कहा जा सकता है कि बिहार से इसकी शुरुआत की उन्होंने। प्रथम सविनय अवज्ञा अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, पहली भूख हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के बारे में बात करें तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सन 1919 में उन्होंने आंदोलन किया। फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक लीड किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 34 तक लीड किया। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यानी कि ये सभी प्रश्न या फिर जो तथ्य दिए गए हैं ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। इसके अतिरिक्त गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ, उसमें गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसने कि सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिन्हित किया। पूना पैक्ट भी गांधी जी से जुड़ा रहा। पूना पैक्ट सन 1932 में हुआ, जिसमें कि गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को छोड़ने के लिए या फिर मनाने के लिए किया गया था, जिसको कि हम सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो पूना पैक्ट जब आप पढ़ेंगे तो गांधी जी का भी नाम आएगा और भीमराव अंबेडकर का भी नाम वहां पर आएगा। राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के अतिरिक्त महात्मा गांधी एक सफल लेखक भी थे, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहां से सवाल पूछे गए। कई दशकों तक वे अनेक पत्रों का संपादन कर चुके थे, जिसमें हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया आदि सम्मिलित हैं। जब वे भारत में वापस आए तब उन्होंने नवजीवन नामक मासिक पत्रिका निकाली। बाद में नवजीवन का प्रकाशन हिंदी में भी हुआ। गांधी जी द्वारा मौलिक रूप से लिखित पुस्तकें 4 हैं। कौन कौन सी हैं? हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग जो कि उनकी आत्मकथा है, और चौथी जो पुस्तक है गीता पदार्थ कोश सहित संपूर्ण गीता की टीका महात्मा गांधी ने लिखा है। गांधी जी आमतौर पर गुजराती में लिखते थे, लेकिन अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद करते या किसी से करवाते थे। तो राजनीतिक के तौर पर तो गांधी जी को हमने देखा, साथ में लेखक के तौर पर वो सफल लेखक थे। न सिर्फ वो अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए, बल्कि उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि आत्मकथा। हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं तमाम आत्मकथाओं को। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग नाम से आत्मकथा लिखी। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम आगे वीडियो लेक्चर में बताएंगे। पुस्तकों की जैसे कि मैंने चर्चा की, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जिसका मूल नाम है हिंद स्वराज्य, ये गांधी जी ने इंग्लैंड से लौटते समय किल्डोनन कैसिल नामक जहाज पर गुजराती में लिखा था। जो हिंद स्वराज है इसकी मूल भाषा किसमें है? गुजराती में। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये प्रश्न आया हुआ है। और उनके दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर इंडियन ओपिनियन में ये प्रकाशित हुआ। आरंभ के 12 अध्याय 11 दिसंबर 1909 के अंक में और शेष 18 दिसंबर 1909 के अंक में प्रकाशित हुई। पुस्तक रूप में इसका प्रकाशन पहली बार 1910 में हुआ और भारत में बंबई सरकार द्वारा 24 मार्च 1910 को इसके प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि जो हिंद स्वराज वो सामान्य पुस्तक नहीं थी, इस पर इसको प्रतिबंधित भी किया गया था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, तमाम तथ्यों को वाक्यों में कन्वर्ट करते हुए रख दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि कहानी के तौर पर महात्मा गांधी, अंबेडकर और लोहिया से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनको आपके सामने रखूं। उम्मीद है कि यह प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। दूसरी पुस्तक के बारे में बात करें तो उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास मूलतः गुजराती में दक्षिण अफ्रीकाना सत्याग्रहणों इतिहास नाम से 26 नवंबर 1923 को जब वे यरवदा जेल में थे तब लिखना शुरू किया था। 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के समय तक उन्होंने प्रथम 30 अध्याय लिख डाले थे। यह इतिहास लेखमाला के रूप में 13 अप्रैल 1924 से 22 नवंबर 1925 तक नवजीवन में प्रकाशित हुआ। यानी कि यह सामान्य पुस्तक नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, वैसे ही महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिखा। और उसमें प्रथम 30 अध्याय कब लिखे और कैसे इसको लेखमाला के रूप में प्रस्तुत किया गया
और वो कौन सी पत्रिका थी, ये सारी चीजें आप अपने मन में बैठा रहे होंगे। तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या सत्य के प्रयोग नाम से उन्होंने लिखा। मूल रूप से किस विधा में है? आत्मकथा है। आत्मकथा के मूल गुजराती अध्याय धारावाहिक रूप से नवजीवन के अंकों में प्रकाशित हुए थे। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी की पुस्तकों के प्रकाशन में नवजीवन पत्रिका का काफी रोल रहा है। तो जब उनके जीवन में रोल रहा है तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवजीवन को जरूर ध्यान में रखिए। 29 नवंबर 1925 के अंक में प्रस्तावना के प्रकाशन से उसका आरंभ हुआ और 3 फरवरी 1929 के अंक में पूर्णाहुति शीर्षक अंतिम अध्याय से उसकी समाप्ति हुई। गुजराती अध्यायों के प्रकाशन के साथ ही हिंदी नवजीवन में उनका हिंदी अनुवाद और यंग इंडिया में उनका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया जाता रहा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यंग इंडिया जो पत्र है ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हम एक जगह आप सभी को बताए थे एनी बेसेंट से रिलेटेड कि न्यू इंडिया नाम से उन्होंने एक पत्र निकाला था, लेकिन यंग इंडिया की जब भी बात की जाएगी तो आपके मन में आना चाहिए महात्मा गांधी का नाम, और वो किस भाषा में? अंग्रेजी में। तो नाम से ही पता चल रहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण किताबें थी जिसमें कि हमने हिंदी स्वराज के बारे में बात किया, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास के बारे में बात किया, और जो उनकी आत्मकथा है सत्य के प्रयोग उसके बारे में बात कर लिया और तथ्यों से भी आपका परिचय कराया। आगे बात करते हैं कि गांधी जी ने जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट की गुजराती में व्याख्या भी की थी। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि अनटू द लास्ट की व्याख्या महात्मा गांधी ने किस भाषा में की है, तो वो भाषा कौन सी है? गुजराती है। अगर हम बात करें, महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया जिसमें हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 पत्रिकाओं की बात की जा रही है और ये चारों पत्रिकाएं कैसी हैं? साप्ताहिक है। ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार, महात्मा गांधी के नाम पर भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है। तो ये मोटे तौर पर हमने महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। उनके जीवन से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर और राजनीतिक तौर पर किससे उनका संपर्क हुआ, फिर उन्होंने कैसे इस अभियान की शुरुआत की। शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की, लेकिन भारत में 1915 में वापस आए, फिर कैसे छोटे बड़े आंदोलनों के साथ कमान को संभाला और स्वाधीनता आंदोलन और साथ में नव जागरण दोनों को समानांतर आगे बढ़ाते हुए अपने देश के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया। उसी क्रम में उन्होंने किताबों को लिखा, साथ में पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। पढ़ने के लिए तो महात्मा गांधी के ऊपर हम कई वांग्मय को पढ़ सकते हैं, वो कई खंडों में हो सकते हैं, लेकिन कम समय में किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, इनके बारे में बात करें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। हालांकि प्रैक्टिस सेट में हमने आप सभी को कहा था कि जब शिकागो आंदोलन में विवेकानंद गए थे तो उसी से मिलता जुलता मैंने सन बताया था। एग्जैक्ट मैंने नहीं कहा था कि 1893 में, लेकिन मेरा जो मानना है कि आपके दिमाग को रबर की तरह बढ़ाया जाए, तो उसी प्रयास में हमने बताया था कि आसपास में ही हुआ था। तो वो घड़ी आ गई जब हमें सही तथ्य को देखना है। तो 14 अप्रैल को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। 1891 ईस्वी में हुआ था और कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर अपनी माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान थे। तो यानी कई इनके भाई बहन इनसे पहले पैदा हुए, कई जीवित रहे, कई मर गए, क्योंकि ये वक्त उस जमाने का है जब एक से अधिक बच्चे परिवार में पैदा होते थे। आज का दौर उस तरीके से नहीं है जैसा कि अंबेडकर जी का था। बाबा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। जब वो स्कूल जाना शुरू किए तब उनको ये लगा कि अछूत भी कोई चीज है। उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ, डॉक्टर अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही कर रहे थे। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद
उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पर के नीचे हुई, यानी कि बहुत कम समय में ही उनकी शादी हो गई। 1891 में इनका जन्म हुआ और 1907 में इनकी शादी भी हो गई। ठीक है, तो आप इसमें जोड़ लीजिए, जब वो लगभग 14-15 साल के थे तो उनकी शादी हो गई। ठीक है, बल्कि 15-16 कर सकते हैं, जोड़ लीजिए इसको। अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। ये देखिए आपके लिए जरूरी है कि अंबेडकर की पढ़ाई जब वो स्नातक कर रहे थे, यानी बीए की पढ़ाई करना शुरू किए, तो बीए उन्होंने कहां से किया? एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से। ठीक है, और कॉलेज से किया था, न कि सेंट्रल विश्वविद्यालय से, जैसे वर्तमान समय में विद्यार्थी सीयूईटी के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन कॉलेज कहा जाता है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। पहले कॉलेज का बड़ा रोल रहता था। यूरोप में भी आप देखेंगे कि कॉलेज के ही वहां पर सिस्टम है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन आप कॉलेज का ध्यान रखिए कि किस कॉलेज से थे, और इनको स्कॉलरशिप मिली। जैसे हम आज स्कॉलरशिप ले लेते हैं, जेआरएफ और एसआरएफ हो जाते हैं, उस जमाने में महामहिम कहाँ के थे? वो बड़ौदा के थे। बड़ौदा कहाँ पर है? आपके दिमाग में आना चाहिए। महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के आधार अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में ही शामिल होना पड़ा, यानी कि उस समय एक अनुबंध भी कराया जाता था कि आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। जब वह बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई। वर्ष 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से सन 1915 और 1916 में क्रमशः एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। यह सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जब आप देखेंगे तो यह सवाल आया था और हमने प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको सॉल्व भी कराया। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या उस समय केवल 1 साल का एमए था और पीएचडी भी आप देख रहे हैं कि तुरंत ही इन्होंने कर लिया। ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं कि जो भी टैलेंटेड लोग रहते हैं वो बहुत कम उम्र में पीएचडी कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने अब बहुत पहले एक विद्यार्थी के बारे में सुना होगा, वो फिजिक्स का विद्यार्थी था और वो 14-15 साल में सबसे कम उम्र में पीएचडी कर लिया था। तो कुछ सिस्टम होता है जिसमें आप अपने प्रतिभा के बल पे, उसमें आपको एनटीए नेट के थ्रू एडमिशन या फिर एंट्रेंस नहीं पास करना होता है, ये है। तो कुल मिलाकर आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी दोनों किया हुआ था। हालांकि अंबेडकर की डिग्रियों को लेकर काफी वो है कि ढेर सारी डिग्रियां हैं इनके, तो आगे पता चलेगा कि और क्या क्या उन्होंने पढ़ा था। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय को ध्यान रखिए कि वहां से पीएचडी किया था। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गए। वह ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डीएससी की तैयारी करने की भी अनुमति प्राप्त हुई। ऑलरेडी वो एमए और पीएचडी की डिग्री कर लिए थे, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए और वहां पर जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एडमिशन लिया, एक तैयारी किया और अनुमति प्राप्त हुई। लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार 8 लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। जो भी उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि यही तथ्य आपके परीक्षाओं में विकल्पों के रूप में दिखाई पड़ जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने जर्मनी के बान विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय के बाद आप देख रहे हैं कि बान विश्वविद्यालय में चले गए, जो कि जर्मनी में। उन्होंने 1916 में भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा, यानी कि वो लिखे थे फिर इसको जाके प्रेजेंट किए थे। जैसे आप भारत में देखेंगे तो लोग आर्टिकल पब्लिश करवा देते हैं, लेकिन कई जगहों पर लोग आर्टिकल को प्रेजेंट भी करते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जाता है। 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि भीमराव अंबेडकर ने अपनी थीसिस यानी पीएचडी की जो भी उनका थीसिस था उसका टॉपिक क्या है? टॉपिक छोटा नहीं था, बल्कि भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था।
इसे 8 वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। कई बार हम देखते हैं कि आप रिसर्च जब करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उसका टॉपिक कुछ होता है, लेकिन उसमें संशोधन करते हुए आप जब पुस्तक रूप में प्रकाशित करते हैं तो टॉपिक में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 8 साल के बाद, यानी इसमें आप 8 साल जोड़ देंगे तो लगभग 1924 के आसपास में इसको ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद भीमराव अंबेडकर भारत वापस लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराज ने अपने सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया, जिससे कि उन्हें लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छी जानकारी थी। जब वो मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सीडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। ये भी चीज देखिए, अंबेडकर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा रहे थे, बल्कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सीडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। जैसा कि वह अच्छी तरह पढ़ाते थे, वह छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। यानी कि भीमराव अंबेडकर के अंदर टीचिंग का गुण भी बहुत अच्छा था। बोरियत वाले टीचर नहीं थे, ज्ञान बहुत है लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं और बार बार कोटेशन को उद्धृत कर रहे हैं। आप अपने उन टीचरों को याद कीजिए, शिक्षकों को याद कीजिए, जिनके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन संप्रेषण और अभिव्यक्ति उनमें कमजोर है, विद्यार्थी उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर उन सौभाग्यशाली या फिर अच्छे शिक्षकों में थे जो कि विद्यार्थियों में भी लोकप्रिय थे। आजकल लोकप्रियता का मानदंड अलग हो गया है। आप जितना अच्छे से विद्यार्थियों के साथ ग्रुप बनाएंगे, उनके साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे बढ़िया बढ़िया पोस्ट डलवाएंगे, लाइक करवाएंगे, कमेंट करवाएंगे, तो आप लोकप्रिय हो जाते हैं। आप उनको किसी अपने छात्र को कवि के रूप में घोषित कर दे रहे हैं, किसी को आलोचक बना दे रहे हैं, किसी को कुछ बना दे रहे हैं। आप वर्तमान समय में शिक्षकों को देख रहे होंगे। तो यहाँ पर लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी भीमराव अंबेडकर की, लेकिन उन्होंने लंदन में अपनी कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। भीमराव अंबेडकर ऐसे ही भीमराव अंबेडकर नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में कई कड़े कदम भी उठाए, इस्तीफा दे दिया। आज हम नौकरी एक पा जाते हैं तो कई बार लिखते हैं कि टॉपर हूं, तो मैं बेस्ट फैकल्टी हूं, तो मैं फला हूं, तो मैं ढका हूं, इस तरीके से लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बड़ौदा के महाराज इनकी सहायता करते हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कोल्हापुर के महाराज जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको पढ़ने का मन है तो मैं आपको आर्थिक मदद दे सकता हूं। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की। और फिर उन्होंने जर्मनी के बान विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। यानी कैसे भीमराव अंबेडकर अपनी शिक्षा को लेकर यहां से वहां भाग दौड़ कर रहे हैं, ये चीजें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। 1923 में उन्होंने डीएससी डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की, रुपये की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। उन्हें 1923 में वकीलों के बार में बुलाया गया। एक वकीलों का बार होता है, एक नंबर मिलता है, जैसे हम लोगों का यूजीसी नेट होता है क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, वैसे ही वकीलों की भी एक परीक्षा होती है। ठीक है, जिनके घर वकील होंगे वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे। 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। तो जो इन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन यानी संगठन बनाया, तो उसका उद्देश्य क्या था आप देख लीजिए। यहाँ पर शिक्षा का प्रसार करना। शिक्षा का प्रसार वही व्यक्ति कर सकता है जो शिक्षा को की कीमत को जानता है। भीमराव अंबेडकर आपने देखा कि कहां कहां उन्होंने भागदौड़ की और अध्ययन किया। तो सबसे पहले नंबर पे उन्होंने क्या लिखा, शिक्षा का प्रसार करना। दूसरे नंबर पर आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, और तीसरे नंबर पे दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि कहीं भी दलित वर्गों के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है तो उसकी शिकायत वो कहां कर सकते हैं। उन्होंने नए सुधारों को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत
समाचार पत्र की शुरुआत की। ये टर्निंग पॉइंट है। जो भीमराव अंबेडकर अभी तक पठन पाठन में लगे हुए थे, लेकिन अब वो आप देख रहे हैं कि सामाजिक सुधारक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सामाजिक सुधार कैसा है? नव जागरण से जुड़ा हुआ है, यानी कि अपने समाज को लेकर वो नव जागृत कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा? बहिष्कृत भारत। समाचार पत्र की शुरुआत की कब? 1927 में। और आप देखेंगे कि सन 1927 के आसपास में ही इन्होंने एक महान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें मंदिरों में प्रवेश करने की कोशिश, उन्होंने एक तालाब के किनारे गए और उसके पानी को उन्होंने छुआ, या एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप में आंदोलन किया, जिसका प्रभाव आप देखेंगे कि प्रेमचंद की कहानियों में भी दिखाई पड़ता है। अगर आप गोदान पढ़ेंगे तो गोदान में जो भी सिलिया और माता दीन का जो प्रकरण है, वहां पर आप देखेंगे कहीं न कहीं भीमराव अंबेडकर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से समाज, राजनीति और साहित्य तीनों को प्रभावित कर रहे हैं। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत उन्होंने 1927 में किया, और महान आंदोलन भी, अगर मान लीजिए सवाल आएगा तो ये भी 1927 में ही हुआ था। 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने, और 1 जून 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने, और 1938 में इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। 1938 में इस्तीफा भी दे दिया। दो बार आप देख रहे हैं कि इस्तीफा उन्होंने वो दे चुके हैं। 13 अक्टूबर 1935 को दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले में एवला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उनकी घोषणा से हिंदुओं को गहरा सदमा लगा। ये भीमराव अंबेडकर वही भीमराव अंबेडकर हैं जिनकी सहायता यहाँ के महाराजाओं ने की, पढ़ाई लिखाई सब किया उनके साथ, लेकिन वो अपने समाज को लेकर किस तरीके से लोगों को संगठित कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे। तो उन्होंने सम्मेलन बुलाया, जिससे कि यहाँ के जो लोग थे थोड़ा सा चिंतित हुए। गहरा सदमा लगा मतलब चिंतित हुए कि ये भीमराव अंबेडकर क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये बात उस जमाने की है। अगर इस तरीके की वर्तमान समय में बात कोई करेगा तो इस पे ढेर सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं 1935 में किस तरीके से भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके हजारों अनुयायियों ने उनके फैसले का समर्थन किया। ये देखिए, इसके बाद सन 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महार सम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का त्याग करने की वकालत की। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों की हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। आज भी तमाम पार्टियां बनती है क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर। भीमराव अंबेडकर ने भी 1936 में दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्गों के लोग शामिल थे। सन 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। वही हरिजन जो शब्द है उसको लेकर उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आज भी आप देखते हैं कई राज्यों में नाम बदलने की एक संस्कृति रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि समस्या के समाधान को तार्किक रूप में उसके हल को खोजने में होता है। 1942 में वह भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। यह सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के लिए किस प्रांत से चुना गया था, तो वो बंगाल है। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, शूद्र कौन थे। यानी यहाँ पर देखिए एक पुस्तक का और नाम दे दिया गया कि शूद्र कौन थे। ये किसकी है? भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। हु इज शूद्रा या हु आज शूद्रा, इस तरीके से इसको आप दिमाग में अंग्रेजी में रख सकते हैं। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने का इनका पुराना अनुभव रहा है। प्रोफेसर के पद से कई बार इस्तीफा दिए, यहाँ पर मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। सन 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत के संविधान का मसौदे तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें LLD की डिग्री प्रदान की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इनका काफी गहरा संबंध था
और मुझे लगता है कि वो विश्वविद्यालय इनको एलुमनाई के रूप में अपना एक क्या कहूँ हीरा के रूप में मानता था। ठीक है, तो LLD की डिग्री भी प्रदान की। 1955 में उन्होंने भाषाई राज्यों पर विचार नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर BR अम्बेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। आखिरकार 21 वर्षों के बाद उन्होंने सच साबित कर दिया जो उन्होंने 1945 में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। तो 14 अक्टूबर, ध्यान रखिए 14 अप्रैल को इनका जन्म होता है, लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए टर्निंग पॉइंट यहाँ पर देखिए कि 14 अक्टूबर 1956 को वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद 1956 को उनका निधन हो जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान उनको जीते जी मिला हुआ था। और अम्बेडकर की जो पुण्य तिथि है यानी कि 6 दिसंबर 1956 को जो उनका निधन हुआ, उस दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो महापरिनिर्वाण दिवस अक्सर बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध का भी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम बात करें इनके कुछ पत्र पत्रिकाओं के बारे में जो कि मराठी भाषा में ज्यादातर निकलते रहे। 5 यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं का संपादन भीमराव अम्बेडकर ने किया, जिसमें मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत, समता और प्रबुद्ध भारत। पत्रिकाओं के नामों को देखिए आप। मूक नायक, जिनकी मूक मतलब क्या होता है, जो कि मौन रहते हैं या फिर जिनकी आवाज नहीं। कई बार कहा जाता है ना कि अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान में है, लेकिन कुछ वर्ग थे जिनको कि इस पे भी पाबंदी थी, वो नहीं बोलते थे क्योंकि शिक्षित ही नहीं थे, तो बोलेंगे कहाँ। तो कहा गया कि मूक नायक, मूकों का नायक 1920 में। फिर जनता, बहिष्कृत भारत के बारे में बताया ही। फिर समता यानी कि समानता को ध्यान में रखते हुए। प्रबुद्ध भारत मतलब पढ़ा लिखा भारत। तो इसके क्रम को ध्यान में रखिए, मे भी ये कूट वाला सवाल पूछ लिया जाए तो आप वहां पर कर लेंगे। तो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थी जिनके बारे में हमने बता दिया। इसके अतिरिक्त भीमराव अम्बेडकर ने कुछ संगठनों को भी स्थापित किया था, जिसमें कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की। पुस्तकें इनकी कौन कौन सी थी वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहा जाता है, जिसको कई जगहों पर आप पढ़ते होंगे जाति का उन्मूलन। ठीक है, यह भी शब्द प्रयोग किया जाता है। बुद्ध या कार्ल मार्क्स नाम से पुस्तक लिखी। अछूत वे कौन थे और अछूत कैसे बने, द अनटचेबल हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स नाम से पुस्तक लिखी। हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन नाम से पुस्तक लिखी है। ठीक है, आप देखेंगे इसी दौर में सन 1914 ईस्वी के आसपास में एक कवि अछूत की शिकायत नाम से एक कविता लिखते हैं। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं इसी लेक्चर के बहाने कि आप बताइए कि 1914 में जो अछूत की शिकायत नाम से एक कविता लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी और किसने लिखा था। ठीक है, ये दो आपको उत्तर देने। ठीक है, तो उम्मीद है कि भीमराव अंबेडकर के बहाने हमने उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीजों को देख लिया। ठीक है, उनकी डिग्रियों के बारे में देख लिया कि कहाँ कहाँ से पढ़ा, फिर सामाजिक रूप से उन्होंने अपने समाज को कैसे जागरूक किया, किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, किन किन पुस्तकों को लिखा और उन्होंने भारत देश के निर्माण में अपना क्या योगदान दिया, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जो अगले व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ व कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, राम मनोहर लोहिया को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि समाजवादी राजनीतिज्ञ के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन
भारतीय समाजवाद के विकास के माध्यम से अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित किया। समाजवाद राजनीतिक विचारों के एक समूह को संदर्भित करता है जो औद्योगिक पूंजीगत अर्थव्यवस्था में मौजूद और इसके द्वारा उत्पन्न असमानताओं की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। समाजवाद किसके प्रतिक्रिया के रूप में है? औद्योगिक पूंजीगत अर्थव्यवस्था के प्रतिक्रिया में। समाजवाद पर लोहिया के जो विचार थे उन विचारों को हम कहते हैं सप्त क्रांति। शुरुआत में सप्त क्रांति के अंतर्गत उन्होंने 5 बिंदुओं को हाईलाइट किया था, जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच की जो भी असमानता है उस पर उन्होंने विचार किया कि समानता होनी चाहिए। त्वचा के रंग के आधार पर यानी रंग के आधार पर जो भेदभाव थे, जाति आधारित जो असमानता थी उसके ऊपर, कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन करके जो असमानता फैलाई जा रही थी उसके ऊपर, और आर्थिक असमानता। आगे इसमें 2 पॉइंट को उन्होंने और जोड़ दिया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति और सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करना। तो इसको मिलाकर सप्त क्रांति नाम दिया गया है, जो कि लोहिया के लिए समाजवाद का आदर्श थी। अगर हम इनके शिक्षा की बात करें तो लोहिया ने 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हासिल की। 1932 में बर्लिन विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन किया, इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो राम मनोहर लोहिया भी सामान्य व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई कहां से की? कलकत्ता विश्वविद्यालय से की, और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय से भी इन्होंने अध्ययन किया है, वहां से डॉक्टरेट की उपाधि की। तो हो सकता है कि जैसे भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उन्होंने पीएचडी कहां से की थी, आगे आपके सामने राम मनोहर लोहिया के बारे में पूछ लिया जाए कि उन्होंने कहां से पीएचडी की, तो बर्लिन विश्वविद्यालय जरूर ध्यान में रख सकते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व राम मनोहर लोहिया की क्या भूमिका थी उसके बारे में बात करें तो 1934 में लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे, यानी राजनीतिक तौर पर भी ये सचेत थे। और आप देख रहे हैं कि 1934 ईस्वी में ये इनका झुकाव तो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ, लेकिन उसके अंदर भी ये किस कोर से जुड़े हुए थे? वामपंथी समूह से जुड़े हुए थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के निर्णय का विरोध किया, और 1939 तथा 1940 में ब्रिटिश विरोधी टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किए गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। लोहिया ने अन्य सीएसपी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं जैसे कि जयप्रकाश नारायण के साथ भूमिगत रहकर वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया। आप देख रहे हैं राम मनोहर लोहिया का क्या योगदान रहा स्वाधीनता आंदोलन में, कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, तो अपने एक मित्र जयप्रकाश नारायण, जिनको कि हम जेपी या फिर जननायक के रूप में जानते हैं, और संयोग से इनकी कर्म भूमि में मुझे भी अपने कर्म भूमि को व्यतीत करना पड़ रहा है, और इन्हीं के नाम पर जो भी विश्वविद्यालय है वहां पर हम भी अपना तन मन धन से काम कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि जब भी व्यक्तित्वों का जिक्र होता है तो अनायास अपना जुड़ाव भी उसमें आ जाता है। तो लोहिया के साथ जयप्रकाश नारायण भी भूमिगत रहकर, जिसको कि हम बोलते हैं अंडरग्राउंड होकर, छिपते हुए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया। ऐसी प्रतिरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें 1944 से 1946 तक फिर से जेल में डाल दिया गया। यानी पता चल गया ये लोग भूमिगत थे, लेकिन पता चल गया और जेल में चले गए। आजादी के बाद की भूमिका क्या रही? ये सब ऐसे व्यक्तित्व हैं, खासतौर से राम मनोहर लोहिया उन व्यक्तित्वों में ज्यादा सफल रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी तो आजादी देखे लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाए। भीमराव अंबेडकर भी 8-10 साल देखे उसको, लेकिन लोहिया जी का थोड़ा ज्यादा रहा। स्वतंत्रता के बाद की भूमिका क्या रही? 1948 में लोहिया एवं अन्य सीएसपी सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। ये टर्निंग पॉइंट रहा कि अब देश आजाद हो गया तो कांग्रेस के साथ रहने की जरूरत नहीं है। 1952 में वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
के सदस्य बने। यहाँ पर देख रहे हैं एक नई पार्टी यहाँ पर शुरू हो गई, पता नहीं ये पार्टी वर्तमान में है कि नहीं है। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं पीएसपी। कुछ समय के लिए इसके महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया, लेकिन पार्टी के भीतर मतभेदों के कारण 1955 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहे, मुश्किल से 3 साल तक उस पार्टी में जुड़े रहे। 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसके वे अध्यक्ष और साथ ही इसकी पत्रिका मैनकाइंड का संपादन भी किया। ये देखिए टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि लोहिया हार मानने वाले व्यक्तित्वों में नहीं लग रहे हैं। एक पार्टी बनाते हैं, फिर उसको सदस्यता उसकी छोड़कर नई पार्टी बना लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो पार्टी बनाई जिसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी। जब मैं ये कह रहा हूं तो आप वर्तमान समय की समाजवादी पार्टी से जोड़ ले रहे होंगे, लेकिन इस इतिहास को देखिए कि सोशलिस्ट पार्टी 1955 में लोहिया ने बनाया, उसके अध्यक्ष रहे और साथ में वहां से एक पत्रिका भी निकलती थी जिसका नाम था मैनकाइंड। वर्तमान समय में मैनकाइंड एक दवा की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्रिका है मैनकाइंड का संपादन किया। उन्होंने एक पार्टी नेता के तौर पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक सुधारों की वकालत की, जिसमें जाति व्यवस्था का उन्मूलन, भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता और नागरिक स्वतंत्रता का मजबूती से संरक्षण शामिल था। और राम मनोहर लोहिया उन व्यक्तित्वों में है जिन्होंने कि अंग्रेजी का विरोध किया था। उन्होंने राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी का समर्थन किया था। और एक जमाना था कि लोग जहां पर भी अंग्रेजी में पोस्टर रहते थे उसको रात में जाकर मिटा दिया करते थे। आप वर्तमान समय में, अब तो उस जमाने के नेता रहे नहीं, तो किताबों में ही पढ़ने का मौका मिलता है। तो अंग्रेजी हटाओ देश बचाओ, इस टाइप का नारा इन लोगों का चलता था। 1963 में लोहिया लोकसभा के लिए चुने गए, जहां उन्हें सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करने के लिए जाना गया। तो 1963 में लोकसभा भी चले गए। इनके कुछ अगर लेखन कार्यों को हम देखें तो व्हील ऑफ हिस्ट्री नाम से पुस्तक लिखी, मार्क्स गांधी और समाजवाद नाम से पुस्तक लिखी, भारत विभाजन के दोषी पुरुष कौन कौन से थे इस नाम से पुस्तक लिखी। और इनका निधन हो गया 1967 में, 12 अक्टूबर 1967 को निधन हो गया। तो इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया के बारे में जानकारी हासिल की, और हमने इस उद्देश्य से इन जानकारियों को साझा किया है ताकि आप सब्जेक्टिव तौर पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, स्टोरी के रूप में अपने दिमाग में बैठा लें, ताकि अगर किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप वहां पर उसका जवाब दे दें और एग्जाम में बढ़त बनाते हुए घर पे वापस आए। तो उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे और भी वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित बातें हैं, उनको अंत तक आप जरूर देखें। बात करते हैं सबसे पहली जो सामाजिक रूप से संस्था रही है उसका नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक राजनीतिक जागृति के प्रवर्तक सूत्रधार राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में स्थापना की थी। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इस संस्था का लक्ष्य ईसाई धर्म प्रचारकों एवं यूरोपीय सभ्यता के मोहक आकर्षण से भारतीयों को अविचलित रखना था। यह संस्था एकेश्वरवाद में विश्वास करती थी और मूर्ति पूजा की विरोधी थी। इस संस्था ने भारतीयों में जागरण लाने एवं स्त्रियों को सामाजिक समानता दिलाने के लिए सफल प्रयत्न किए। राजा राम मोहन राय ने जनता में राष्ट्रीय चेतना को गतिशील किया और राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा होने पर बल दिया। हिंदी को इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त बतलाया। इसी कारण उन्होंने अपनी अधिकांश पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी में ही कराया। इसमें आपने सुना होगा कि इन्होंने कई गुटके का भी प्रकाशन करवाया। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। राजा राम मोहन राय की जब चर्चा की जाती है तो उसी समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी हिंदी के पुस्तकों के प्रकाशन में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है कि ब्रह्म समाज ने हिंदी के विकास में अपना क्या योगदान दिया, तो पहले से इसके प्रकाशन वर्ष को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं पेपर में देख रहा था तो इन संस्थाओं के आधार पर सवाल पूछा जा रहा था कि पहले से बाद के अनुक्रम में बताइए। इस तरह के सवाल पूछा गया है। तो प्रकाशन वर्ष, किसने इसकी स्थापना की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसको आप ध्यान में रखिए। बाकी आगे चर्चा करेंगे कि जो राजा राम मोहन राय हैं
इन्होंने सन 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसमें कुछ पृष्ठ हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और फारसी में रहते थे। राजा राम मोहन राय ने के अलावा इस संस्था से जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन, राजता नारायण बोस, भूदेव मुखर्जी, नवीन चंद्र राय आदि ने भी काफी हिंदी की सेवा की। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना विश्वविख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा और हिंदी को अपने प्रवचन की भाषा बनाया। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथ से सवाल पूछ लिया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा या फिर किस भाषा में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक तथ्य आपको दिखाई पड़ा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो भी सत्यार्थ प्रकाश नाम से किताब लिखी, पुस्तक लिखी हिंदी भाषा में, उसकी प्रेरणा स्रोत कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछा जाए। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के माध्यम से समाज के विचारों का प्रचार प्रसार किया और लाहौर में से ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न सिर्फ ब्रह्म समाज बल्कि उससे जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग थे उसके समकालीन जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया और यही आपकी परीक्षाओं में सवाल के रूप में आ जाते हैं। खासतौर से आप दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय और नवीन चंद्र राय, इन तीनों को जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ से सवाल प्रायः बनते हैं और ये भी पूछा जाता है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया या फिर हिंदी क्षेत्र से बाहर रहकर किसने प्रचार प्रसार किया। तो नवीन चंद्र राय का नाम आएगा। उनकी जो पत्रिका रही, मैगजीन रही, उसका नाम है ज्ञान प्रदायिनी। 19वीं शताब्दी में हुए हिंदी उर्दू विवाद में उन्होंने हिंदी का समर्थन किया, यानी कि जो नवीन चंद्र राय थे इन्होंने हिंदी का समर्थन किया। भूदेव मुखर्जी ने बिहार की अदालतों में हिंदी के प्रवेश और पाठ्य पुस्तक को प्रचलित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाम से लग रहा है कि ये हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन इन्होंने बिहार के अदालतों में हिंदी के प्रवेश को कराने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो ये तो हो गया ब्रह्म समाज का। अब बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों में ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, हिंदू समाज तथा धर्म में प्रचलित विविध रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों के खिलाफ जनमानस को जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्य समाज पहली संस्था है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर स्वभाषा, स्वदेश, स्वधर्म, स्वराज के लिए आंदोलन की पहल की। इसको आपको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना है कि आर्य समाज न सिर्फ हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया, बल्कि इसका एक लक्ष्य ही था कि स्वभाषा हो, अपना स्वदेश हो, स्वधर्म हो और स्वराज्य हो। सब में स्व स्व शब्द लगा हुआ है। उन्होंने अपने विचारों को पूरे देश में पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा को चुना। दयानंद सरस्वती, हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा कहा और आर्य समाज के 28 नियमों में से 5वें नियमानुसार प्रत्येक आर्य समाजी को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। जो हम भारतीय आर्य भाषाएं बार बार पढ़ते हैं भाषा विज्ञान में, आप देख रहे हैं कि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को माध्यम बनाया और उन्होंने इसे आर्य भाषा नाम दिया। और आर्य भाषा सिर्फ नाम नहीं दिया, बल्कि जो आर्य समाज के 28 नियम होते हैं उसमें 5वें नियम अनुसार उन्होंने कहा कि जो भी आर्य समाजी होगा, यानी आर्य समाज को मानने वाला होगा, वो हिंदी पढ़ेगा जरूर, अनिवार्य रूप से। स्वामी जी के अपने भाषणों, अधिवेशनों के उद्घाटन, भाषण, सिद्धांतों के खंडन मंडन, ग्रंथ लेखन और प्रचार साहित्य, पारस्परिक वार्तालाप हिंदी भाषा में किया जाता था। तो कितना झुकाव रहा है दयानंद सरस्वती का हिंदी के प्रति, उसे आप भली भांति देख लिए होंगे। आगे बात करें इसी में, तो साप्ताहिक सत्संग, वार्षिक अधिवेशनों में भी केवल हिंदी का उपयोग किया जाता था। गुजराती भाषा भाषी स्वामी जी ने जहां स्वयं अपने लेखन भाषण में हिंदी का प्रयोग किया, वहां आर्य दर्पण आदि का प्रकाशन करवाकर हिंदी प्रचार को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर एक दूसरा आप देख रहे हैं कि ग्रंथ आर्य दर्पण, इसके पहले हम सत्यार्थ प्रकाश नाम से भी देख रहे थे और यहाँ पर आर्य दर्पण भी। तो कुल मिलाकर हमें यह देखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का हिंदी के प्रति कितना झुकाव था, लगाव था, कि वो गुजराती होते हुए भी हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अगली संस्था के बारे में बात करें तो उसका नाम है प्रार्थना समाज, जो कि 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा देव के नेतृत्व में स्थापित की गई। और जब हम
देवनागरी के मानकीकरण की चर्चा कर रहे थे तो गोविंद रानाडे का नाम आया हुआ था। 1867 में इन्होंने इस काम को करना शुरू किया। यह संस्था एक सामाजिक तथा धार्मिक उद्देश्य को दूर करने के प्रयत्न से बनाई गई थी। दूसरी ओर शिक्षा, विधवा विवाह आदि के पक्ष में भी ये कुछ काम कर रही थी। तो प्रार्थना समाज जो कि सामाजिक और साहित्यिक दोनों दृष्टिकोणों से अपना काम ये संस्था कर रही थी। इस संस्था का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा, ज्यादा इसका फैलाव नहीं हो पाया। संस्था अपने साप्ताहिक प्रवचन में हिंदी का थोड़ा बहुत प्रयोग करती थी। संस्था के नेता महादेव गोविंद रानाडे के विचारों ने उस युग के हिंदी साहित्य को प्रभावित किया था। तो ये प्रार्थना समाज का एक छोटा सा रोल आप देख रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में या फिर विकास में। अगली संस्था है जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। इस संस्था की स्थापना भी 1875 ईस्वी में मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट ने अमेरिका में की थी, लेकिन इस संस्था का ज्यादातर प्रचार प्रसार किया एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो संस्था के मूल में भारतीय धर्म दर्शन का अध्ययन और प्रसार करना था। 1875 में जो मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट बंबई आए और यहाँ पर उन्होंने एक कार्यालय खोला। वैसे इन लोगों का संबंध देखिए अमेरिका से बताया जा रहा है। ठीक है, सन 1885 में उन्होंने अड्यार मद्रास में एक स्थान पर अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी स्थापित किया और राष्ट्रीय कार्यालय बनारस में स्थापित किया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो अमेरिका से निकली और धीरे धीरे बंबई पहुंची, इसके बाद मद्रास भी पहुंची और फिर बनारस तक भी पहुंच गई। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1893 से अपने विचारों का प्रचार प्रारंभ किया। इनके विचार ब्रह्म समाज के समानांतर माने जाते हैं। सोसाइटी ने अनेक शिक्षण संस्थाओं जैसे काशी में सेंट्रल हाई स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, हिंदू कन्या शाला स्थापित की है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो CHS का बार बार फॉर्म भरते हैं, वो सभी किसने स्थापित किया? एनी बेसेंट ने। इन सभी संस्थाओं में भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया। इससे हिंदी को काफी फायदा हुआ, लाभ हुआ। एनी बेसेंट सन 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही और 1915 से लेकर 25 तक इन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए गांधी जी के साथ दक्षिण के दौरे पर भी गई हुई थी, जब उधर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इत्यादि अभी गठित हो रहा था। अपने अंग्रेजी पत्र न्यू इंडिया में वे हिंदी लेखों का भी प्रकाशन किया करती थी। आज भी आप अगर मैगजीन देखते हैं तो कई मैगजीन जो होती हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में भी लिखी जाती हैं। तो न्यू इंडिया नाम से ही लग रहा है कि अंग्रेजी में निकलती रही होगी, लेकिन हिंदी में भी जो लेख लोग भेजते थे उसको एनी बेसेंट बहुत ही सहजतः लिखने की, छापने की कोशिश करती थी। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के प्रति संकल्पबद्ध कुछ और भी संस्थाएं हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना 1897 में हुई और इसका संबंध किसे है? विवेकानंद से। ऊपर हमने दयानंद के बारे में बात की, नीचे विवेकानंद। इनके अलावा राधा स्वामी संप्रदाय और सनातन धर्म समाज ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो संस्थाओं से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो स्थापना वर्ष को ध्यान में रखते हुए, चाहे विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद है कि आपकी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो साहित्यिक संस्था के रूप में काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम आता है। राष्ट्रभाषा हिंदी तथा राष्ट्रलिपि देवनागरी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सन 1893 में वाराणसी में यानी कि काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। यह हिंदी की पहली साहित्यिक संस्था है। ये हमें ध्यान में रखना है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना मुख्य रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए और देवनागरी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि बदले हुए पैटर्न में अब वाक्य के रूप में विकल्प दिए जा रहे हैं और उन विकल्पों को आप टैली करके नीचे दिए गए कूट से मिलाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए काशी नागरी प्रचारणी सभा से सवाल आता है कि इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के रूप में के लिए इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई सन 1893 ईस्वी में काशी में हुई। आमतौर पर आप किताबों में देखते हैं कि इसके संस्थापकों में तीन नाम लिए जाते हैं, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। और एक और नाम दिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल जी का इसके स्थापना में कोई योगदान नहीं रहा है। जिन तीन व्यक्तियों का नाम यहाँ पर लिया गया है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में मैं RSS लिखा हुआ,
जिसे कि आपके दिमाग में तुरंत बढ़ जाए, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह। यह हिंदी की पहली साहित्यिक संस्था मानी जाती है, जैसा कि मैंने बताया। अगर हम बात करें कि सभा के प्रारंभिक संरक्षकों में कौन कौन थे, तो उसमें गोपाल प्रसाद खत्री, श्याम सुंदर दास के नाम उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है संरक्षक के तौर पर। सभा हिंदी प्रचार प्रसार के लिए रचनात्मक तथा आंदोलनात्मक दोनों रूपों में काम करती है। जहां सभा के भागीरथ प्रयत्नों से 12 अप्रैल सन 1900 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालती कामकाज के लिए फारसी के साथ नागरी को भी स्वीकार किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देश तो आजाद हुआ 1947 में, तो इसमें से सन 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ से? तो एक उस समय जब गुलामी का दौर चल रहा था, तो संयुक्त प्रांत की चर्चा की जाती थी। ठीक है, ये शब्द वहीं से लिया गया है। आगे आप देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से अदालतों में हिंदी को या फिर देवनागरी लिपि को भी मौका दिया गया था फारसी के साथ। तो ये संदर्भ वहीं से लिया गया है। अगर हम बात करें कि नागरिक प्रचारणी सभा का क्या मुख्य काम है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कि आप ध्यान में रख सकते हैं। सभा हिंदी के अनुपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करती है, हिंदी के बृहद कोशों का निर्माण करती है, हिंदी भाषा तथा साहित्य का इतिहास लेखन कार्य करती है, शोध कार्य एवं साहित्यिक गोष्ठियों के आयोजन जैसे रचनात्मक कार्यों को करती है। यानी नागरिक प्रचारणी सभा का उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए तो था ही, इसके अतिरिक्त ये था कि जो उपलब्ध ग्रंथ नहीं है उनकी उनकी खोज की जाए, कोशों का निर्माण किया जाए, जिसको कि हम वोकैबुलरी कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया जाए और शोध कार्य तथा साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य था नागरिक प्रचारणी सभा का। संस्था के अपने आर्य पुस्तकालय में करीब 40,000 मुद्रित पुस्तकें हैं और लगभग 4,000 अप्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं। प्रादेशिक भाषाओं के भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ से निकले। सभा हिंदी शोध कार्य को विशेष महत्व देती है। शोध कार्य पर इसका ज्यादा जोर है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, मान लीजिए इतना है तो वाक्य में आ जाता है विकल्प, तो आप जरूर इसको ध्यान में रखिए। उसके पास हिंदी साहित्य के उच्च स्तरीय शोध के लिए अपना एक विशाल पुस्तकालय है और एक अलग शोध विभाग है, जिसमें अनुपलब्ध ग्रंथों के अनुसंधान का कार्य होता है। सभा का अपना प्रकाशन विभाग भी है, यानी कि इसका अपना एक प्रेस भी है। सभा के कोश विभाग द्वारा हिंदी शब्द सागर, हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली और संक्षिप्त शब्द सागर जैसे संग्रहणीय कोशों का प्रकाशन हुआ है। और जैसे ही आपने हिंदी शब्द सागर देखा होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखा था। तो ये यहीं से नागरिक प्रचारणी सभा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप खरीदेंगे तो अब तो अलग अलग प्रकाशन वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन जो मूल है वो नागरिक प्रचारणी सभा से ही प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सभा ने अब तक लगभग 500 ग्रंथ साहित्य की विविध विधाओं, काव्य, नाटक, उपन्यास, दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान और कला आदि विषयों पर प्रकाशित किए। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, भिशल देव रासो आदि पिछले 81 वर्षों से सभा के महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं। यानी कि सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो का पहला प्रकाशन किस प्रकाशन से हुआ, तो नागरिक प्रचारणी सभा को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। परमाल रासो, भिशल देव रासो, इन तीनों रासो ग्रंथों का लगभग 81 वर्षों से इस सभा से प्रकाशन कार्य चल रहा है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया 1896 ईस्वी के आसपास में, जो कि एक साहित्यिक शोध पत्रिका के रूप में थी। वर्तमान समय में ढेर सारी आपको साहित्यिक शोध पत्रिकाएं दिखाई पड़ जाएंगी, इसीलिए यूजीसी को केयर लिस्ट निकालनी पड़ी कि आखिरकार किसको वो मान्यता देगा। लेकिन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा निकली हुई पत्रिका जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका थी, वो मूल रूप से साहित्यिक शोध पत्रिका के तौर पर ही जानी जाती रही। सभा हिंदी साहित्य की मौलिक एवं श्रेष्ठ रचनाओं को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है। सभा ने अब हिंदी के प्रयोजन मूलक स्वरूप को दृष्टिगत रखकर संकेत लिपि विद्यालय स्थापित किया है, जिसमें हिंदी की संकेत लिपि, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, या फिर टाइपिंग की शिक्षा दी जाती है। तो ये तो सारी बातें नागरिक प्रचारणी सभा से रिलेटेड थी। आगे है कि तमिल
तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध भी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा किया गया है। लेकिन तमाम तथ्यों के बाद वर्तमान समय में जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि दयनीय है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसके पुनरुद्धार या फिर इसको और सुदृढ़ बनाने का प्रयास जरूर करेगी। लेकिन फिर भी काशी नागरिक प्रचारणी सभा हमारे लिए एक ऐतिहासिक संस्था के रूप में है। इसका बड़ा ही हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण रोल रहा है। आगे बात करते हैं इसी तरीके की और भी संस्थाएं हैं जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, इसको आप ध्यान में रखिए, प्रयागराज में ये स्थित है। सन 1910 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। बाबू श्याम सुंदर दास जी की प्रेरणा एवं सुझाव से हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वावधान में समस्त भारतवर्ष से हिंदी प्रचार अथवा हिंदी के हित के लिए कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों, हिंदी के विद्वानों और प्रेमियों का एक विशेष अधिवेशन महामना मालवीय जी की अध्यक्षता में काशी में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो भी विद्यार्थी अभी इलाहाबाद या प्रयागराज में रह रहे होंगे और वो इस संस्था को जरूर प्रत्यक्ष रूप से देखे होंगे, जिसकी स्थापना 1910 में हुई। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अचानक नहीं हुई, बल्कि श्याम सुंदर दास ने इसको प्रेरित किया, सुझाव भी दिया। और हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा, जिसको कि हम काशी नागरिक प्रचारणी सभा भी कह सकते हैं, इसके तत्वावधान में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में काशी में इसकी स्थापना हुई। लेकिन ये है वर्तमान समय में कहाँ पर, ये इलाहाबाद में। ठीक है, अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने काशी में की थी, लेकिन ये जगह जो है वो इलाहाबाद में। इन दोनों अंतरों को जरूर ध्यान में रखिए। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा एवं देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए एक नई संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी गठन किया गया। सम्मेलन के मुख्य सूत्रधार राजर्षि टंडन थे, आज इनको कि हम हिंदी के प्रहरी के तौर पर भी जानते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्टेंसिंग लर्निंग कोर्स कराने वाली जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में है, तो ये वही राजर्षि टंडन है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की क्या भूमिका रही है, इससे कौन कौन जुड़े थे और किसकी प्रेरणा से स्थापित हुई थी, इस बात को आप समझ गए होंगे। इसी क्रम में आगे हम बात करें तो अभी तक उत्तर भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की जा रही थी, लेकिन सन 1918 ईस्वी के आसपास में जब महात्मा गांधी भारत का भ्रमण करके भारत में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिए थे, तो उनके दिमाग में हिंदी के प्रचार प्रसार का विचार भी कौंधा और उन्होंने उत्तर भारत से सीधे दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, उसके लिए चेन्नई में सन 1918 में एक संस्था स्थापित की, जिसको कि हम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहते हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के कार्य के लिए एक योजना सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के इंदौर अधिवेशन के अवसर पर प्रस्तुत की गई। इन घटनाओं को जरूर देखिए, जहां हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए कमेटी जो गठित की गई वो काशी में महामना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, इसके बाद इसकी स्थापना होती है इलाहाबाद में। लेकिन जब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को स्थापित करना पड़ा तो 1918 में एक योजना बनाई गई हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के एक तरीके से तत्वावधान में इंदौर के अधिवेशन। इन छोटी छोटी चीजों को जरूर ध्यान में रखिए कि कब कौन सी घटना हुई और कहां कहां पर ये सारी चीजें हुई। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में स्थापना हो गई। प्रारंभ में इसका नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास रखा गया और यह प्रयाग में सम्मेलन के अंतर्गत कार्य करती रही। लेकिन गांधी जी की इच्छा थी कि दक्षिण में हिंदी प्रचार का कार्य दक्षिण भारतीयों के हाथों में रहे, तो उनके अनुसार बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, बदल गया। सन 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास के बजाय इस संस्था को दक्षिण भारत प्रचार सभा नाम दिया। इसलिए आप तमाम किताबों में पढ़ते होंगे, जब क्रम वाला प्रश्न आता है तो विद्यार्थी कई बार घबराने लगते हैं। हमने भी कई किताबों में 1915, 1918, 1927 ये सब दिया है, लेकिन आज की वीडियो लेक्चर के बाद ये घटनाक्रम आप सभी को समझ में आने लगा होगा कि आखिरकार 1915, 18, 1927 क्या है। 1918 में योजना बनी, फिर 1927 में इसका नामकरण होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी वर्ष हमें ध्यान में रखना है। अगर दक्षिण भारत के और भारतीयों के हाथों में सौंपने की बात आई हिंदी प्रचार को लेकर, तो इसके संरक्षकों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जा सकता है। इस सभा की 4 शाखाएं क्रमशः
तिरुचिनापल्ली तमिलनाडु में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, एर्नाकुलम केरल, धारवाड़ कर्नाटक में खोली गई और मुख्य कार्यालय मद्रास में रखा गया। यानी पूरे साउथ इंडिया को कवर करने का प्रयास किया गया। कुछ तमिलनाडु में रख लिए गए, कुछ केरल में रख लिए गए, कुछ आंध्र प्रदेश में रख लिए गए, कुछ कर्नाटक में, जिससे कि ये पूरा जो दक्षिण भारत है विशुद्ध तरीके से वहां पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके। न सिर्फ इनकी शाखाएं खोली गई बल्कि संस्था के कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे परीक्षा विभाग, साहित्य विभाग, पत्रिका विभाग और प्रकाशन विभाग। सभा हिंदी प्रचार समाचार तथा दक्षिण भारत से 2 मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर दक्षिण में हिंदी के संदेश को प्रत्येक घर में पहुंचाने का कार्य करती है। अब हमें यह कल्पना करना पड़ेगा कि जिस तरीके से काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थिति है, क्या वैसे ही दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है उसकी भी स्थिति वैसी ही है। हालांकि वर्तमान समय में इनका जिक्र ज्यादातर परीक्षाओं के दौर में ही किया जाता है, बाकी धरातल पर क्या हो रहा है हम अगर कभी प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे तभी इसकी स्थिति को बता पाएंगे। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि संस्था लगातार कार्य कर रही है, कुछ मासिक पत्रिकाएं भी वहां से प्रकाशित होती हैं। इसके प्रकाशन विभाग से हिंदी के शिक्षण में उपयोगी सिद्ध होने वाली पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाता है। दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्रों पर हिंदी महाविद्यालय तथा हिंदी प्रचारक विद्यालय की स्थापना भी की गई है। हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी सभा समय समय पर करती है। सभा के अध्यक्षों में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी मुख्य रूप से रहे। ये पॉइंट देखिए नोट करने लायक है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अगर अध्यक्षों की बात करें तो इसमें स्वयं महात्मा गांधी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम बल्कि दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी रखा गया और इंदिरा गांधी भी इसके अध्यक्ष के तौर पर रही। आगे बात करते हैं, अगला जो समिति या संस्था रही है उसका नाम है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है और यहाँ पर एक वर्तमान समय में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है, आप लोग वहां से भी जुड़े होंगे। और मैं ये बोलना भूल गया कि दक्षिण भारत से न जाने कितने विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़े हैं, अगर होंगे तो जरूर एक बार आप सभी कमेंट्स करिएगा। आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा सन 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 25वें अधिवेशन नागपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रस्ताव के अनुसंधान में दक्षिण उत्तर अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी प्रचार के लिए एक हिंदी प्रचार समिति का गठन किया गया। यह घटनाक्रम आप देखिए, जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है, ये 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के ही 25वें अधिवेशन, ये ध्यान में रखना है, 25वें अधिवेशन में, जो कि अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रस्ताव दिया था कि उत्तर भारत में हिंदी का प्रचार हो गया, दक्षिण भारत में हो गया, अब बीच का जो एरिया है वहां पर भी होना चाहिए, खासतौर से महाराष्ट्र के इलाके में। तो वहां पर एक हिंदी प्रचार समिति का गठन कर दिया गया सन 1936 में। 1938 में शिमला के हिंदी साहित्य सम्मेलन के 27वें अधिवेशन में हिंदी प्रचार समिति का नाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कर दिया गया। इन घटनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कब किसका नामकरण किया जाता है और घटना परिवर्तन कब होता है। और शिमला में जब अधिवेशन हुआ तो हिंदी प्रचार समिति का नाम बदलकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कर दिया गया और उसका मुख्यालय मुख्य रूप से जो कार्यालय है उसको वर्धा में रखा गया। तो वर्धा विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ते होंगे वो भी एक नजर जरूर जाकर इस समिति को देखें समय निकालकर। इस समिति के प्रमुख सदस्यों में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ जमुना दास बजाज का नाम लिया जा सकता है। ये तमाम ऐसे नाम है जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से जुड़े हुए थे। राष्ट्रभाषा के माध्यम से भारतीय एकता तथा राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी लिपि का प्रचार इस संस्था के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक थे। इसीलिए आप देखेंगे वर्धा विश्वविद्यालय से एक पत्रिका भी निकलती है। कौन सी पत्रिका निकलती है, हमारे वर्धा के विद्यार्थी या शोधार्थी जरूर कमेंट्स करेंगे। और केवल पत्रिका ही नहीं बल्कि कोशिश ये की जाती है कि हिंदी में सारे कामों को किया जाए, ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नाम दिया गया इसको। आगे बात करें तो राष्ट्रभाषा की शिक्षा एवं परीक्षा का प्रबंध करना भी इसके उद्देश्यों में था। पाठ्य पुस्तकों को तैयार कराना,
प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठतम साहित्य को हिंदी में अनुवाद करवाना और प्रकाशित करना, हिंदी के प्रचार प्रसार में उपयोगी मौलिक पुस्तकें लिखवाना आदि इसके उद्देश्यों में शामिल रहे। सन 1938 में सभा ने अपना प्रकाशन विभाग भी प्रारंभ कर दिया। इसमें देवनागरी लिपि के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने सिखाने की दृष्टि से भारत भारती नामक पुस्तक माला का प्रकाशन किया गया। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वैसे हम भारत भारती का जब जिक्र करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त का नाम तुरंत आ जाता है दिमाग में, लेकिन यहाँ पर भारत भारती का संबंध देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार और जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं उनको सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से एक पुस्तक माला का प्रकाशन किया गया। समिति राष्ट्रभाषा सन 1943 तथा राष्ट्र भारती सन 1950 दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। इन पत्रिकाओं को जरूर ध्यान में रखिए, कई बार ये सब परीक्षाओं में घूम फिर कर पूछ ली जाती है। इन पत्रिकाओं में हिंदी की मौलिक एवं अन्य भारतीय भाषाओं की साहित्यिक कृतियों का हिंदी अनुवाद कर प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रदर्शनियों के साथ साथ द्वितीय एवं तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलनों क्रमशः मॉरिशस, दिल्ली के संयोजन में समिति की भूमिका सराहनीय रही है। इस समिति के केंद्र मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ इंग्लैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वर्मा जिसको कि म्यांमार भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, चेकोस्लोवाकिया और मॉरिशस में हिंदी प्रचार प्रसार के कार्यों में ये क्या है, संलग्न है। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के बारे में विस्तार से पढ़ लिया और मुझे उम्मीद है कि इसके बाहर परीक्षाओं में शायद ही सवाल पूछे जाए। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र में ही राष्ट्रभाषा सभा पुणे नाम से एक और संस्था की स्थापना की गई और ये प्रेरणा किसकी रही, महात्मा गांधी की प्रेरणा से इसको स्थापित किया गया और आचार्य काका कालेलकर की सद्भावना में अध्यक्षता में महाराष्ट्र के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण महानुभावों ने 1937 में इस संस्था की स्थापना की। प्रारंभ में यह संस्था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संबद्ध रहे, लेकिन 1945 को महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने एक बैठक में दोनों संस्थाओं से इसको अलग करके स्वतंत्र संस्था के रूप में निर्मित किया, जिसका नाम पड़ गया महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, जो कि वर्तमान समय में भी काम कर रही है। तो हमारे दिमाग में आया कि बदलते हुए पैटर्न यूजीसी नेट में अगर इन संस्थाओं से सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा मेहनत न करना पड़े, बस समय न निकाल कर इस वीडियो लेक्चर को देख लें। उसमें सबसे पहला जो नाम आप देख रहे हैं नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए सन 1903 में हिंदी केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया और अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में व्याख्यान देकर जनता जनार्दन तक अपनी बात पहुंचाई। वस्तुतः महाराष्ट्र प्रदेश में हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं देवनागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में मान्यता देने वालों में वे सर्वोपरि थे। बाल गंगाधर तिलक, जिनका की एक बहुत ही फेमस कोटेशन भी है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो तिलक न सिर्फ स्वाधीनता सेनानी थे या फिर इस देश को आजाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे, बल्कि उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिया और इन्होंने एक टाइपिंग बनाई थी जिसको कि हम तिलक फॉन्ट कहते हैं। ये भी सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय पंजाब में हिंदी प्रसार का कार्य एक संस्था के रूप में इन्होंने किया। हिंदी उर्दू संघर्ष में इन्होंने हिंदी के पक्ष में वातावरण बनाया। पंजाब की जब चर्चा की जा रही है तो आपके दिमाग में एक और नाम आ जाना चाहिए, बिल्कुल, नवीन चंद्र राय का। उन्होंने भी काफी काम किया। ठीक है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में बात करें तो शिक्षण संस्थाओं में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हीं के प्रयत्नों का यह फल था कि पंजाब विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के पाठ्यक्रम को भी स्वीकार किया। यानी कि लाला लाजपत राय जो कि पंजाबी भाषा भाषी के तौर पर जाने जाते थे। एक चीज तो आप देख रहे हैं कि जब स्वाधीनता आंदोलन का दौर चल रहा था तो भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग जिस तरीके से आज हिंदी भाषा को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, केवल किताबों में या फिर लेखों में ही इसके प्रचार प्रसार की चर्चा की जाती है, धरातल पर कम दिखाई पड़ता है।
बातें मंचों पर हिंदी की होती है, लेकिन जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं तो इंग्लिश मिक्सचर हम भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप देखें दयानंद सरस्वती, नवीन चंद्र राय, लालाजपत लाजपत राय, ये सब किस जुझारूपन से या फिर आत्मीयता से हिंदी के प्रचार प्रसार में अपने योगदान को दिए हैं। तो लाला लाजपत राय का संबंध आपने देख लिया कि किस तरीके से इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी को एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया, और आज वैकेंसी निकल जाएगी तो बहुत सारे लोग हिंदी के लिए अप्लाई भी उसमें करना शुरू कर देंगे। लेकिन श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? लाला लाजपत राय को। अगला जो नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका बड़ा रोल रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार में। सन 1863 में सरकार द्वारा जब देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया गया था, तब इन्होंने उसका डटकर विरोध किया था और कोड कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज लिखकर रोमन लिपि की अव्यावहारिकता सिद्ध करते हुए उसकी वैज्ञानिकता की धज्जियां इन्होंने उड़ा दी और उस समय के गवर्नर को 60,000 हस्ताक्षर वाला निवेदन देकर रोमन लिपि के खिलाफ जनाक्रोश एवं जनभाषा से सत्ता को परिचित कराया था और अदालतों में हिंदी को प्रवेश दिलवाया था। तो मदन मोहन मालवीय, इनको आप ट्रिपल एम के नाम से भी जान सकते हैं। मदन मोहन मालवीय जब आज की तरह सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, उस जमाने में इन्होंने 60,000 सिग्नेचर करवाए थे। ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी। अभी सोशल मीडिया में भी अगर डाला जाए तो 60,000 सिग्नेचर कराने में लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी के प्रेम में आप देखा जाए तो किस तरीके से मदन मोहन मालवीय ने 60,000 तक इन्होंने सिग्नेचर करवाया था लोगों से, और न सिर्फ करवाया था बल्कि अदालतों में हिंदी का प्रवेश भी दिलाया था, देवनागरी लिपि को मान्यता दिलवाया था। इन्होंने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में शामिल करा दिया। हिंदुस्तान, अभ्युदय, मर्यादा, सनातन धर्म आदि पत्रों का इन्होंने संपादन भी किया, इसमें हिंदी के विकास पर जोर रहा। तो मदन मोहन मालवीय के योगदान को बिल्कुल ध्यान में रखना है, और हम जो भी विद्यार्थी बीएचयू से पढ़े हुए हैं वो जब भी सिंह द्वार के पास जाएंगे तो वहां पर मदन मोहन मालवीय एक डंडा लेकर खड़े रहते हैं, और ये माना जाता है कि वो वर्तमान समय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और जो पास होकर चले गए हैं सबकी निगरानी करते हैं कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब बीएचयू से जुड़कर और आज तमाम विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्तित्व तो हम नहीं विकसित कर पाए, लेकिन जो भी योगदान है उसको देने में हम भरपूर अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो मदन मोहन मालवीय के बाद जो अगला नाम आता है महात्मा गांधी का। जब हम साहित्यिक संस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति, तो वहां पर गांधी जी का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। गांधी जी हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करने पर बड़ा जोर देते थे, और वही हिंदुस्तानी अगर जो प्रेमचंद की कहानियों को आप पढ़ेंगे या फिर उपन्यासों को पढ़ेंगे वैसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहते थे महात्मा गांधी। उनकी प्रेरणा से सन 1929 में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कानपुर में हिंदुस्तानी को अखिल भारतीय कांग्रेस की दूसरी दफ्तरी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। एक बार मैं किसी एग्जाम में गया हुआ था, वहां पर एक सवाल पूछा गया था कि हिंदुस्तानी को दूसरी दफ्तरी भाषा के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो कानपुर के अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार उत्तरी भारत के 6 विद्यार्थी दक्षिणी भाषाएं सीखने दक्षिण में जाएं और 6 विद्यार्थी हिंदी सीखने उत्तर भारत आए। ये देखिए फार्मूला जो आगे चलकर त्रिभाषा फार्मूला के रूप में बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने सन 1918 ईस्वी में ऐसा प्रस्ताव रखा था कि 6 विद्यार्थी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाएंगे हिंदी सीखने के लिए। न सिर्फ हिंदी सीखेंगे बल्कि दोनों की संस्कृतियों को भी आपस में जानने समझने का मौका मिलेगा। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि का गठन किया और हिंदी तथा देवनागरी लिपि के प्रति आग्रहशील हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इन्होंने 1935 ईस्वी में अपना संबंध तोड़ लिया था। प्रयाग साहित्य सम्मेलन जिसकी स्थापना 1910 में हुई, यानी कि लगभग 25 वर्षों तक महात्मा गांधी
या फिर मोटे तौर पर देखें 20 वर्षों तक जुड़े रहे, लेकिन 1935 में क्या हो गए, ये अलग हो गए। तो महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है हिंदी के विकास में, आपने देख लिया। हिंदी शब्द के स्थान पर ज्यादा उनका क्या जोर था, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जब हम कहते हैं तो उसमें हिंदी और उर्दू दोनों के मिश्रित रूप को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला जो नाम है वो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको कि हम हिंदी के प्रहरी के तौर पर भी जानते हैं। और मैंने बताया भी कि उत्तर प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो प्रहरी के तौर पर जाने जाते हैं। और हमने बताया भी था कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के संस्थापकों में से एक थे ये, और सम्मेलन की ओर से गांधी जी को आकर्षित करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। जो भी गांधी जी का जुड़ाव साहित्य सम्मेलन से था, जो कि 1935 में अलग भी हो गया, लेकिन इसमें टंडन जी का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा। काका कालेलकर, जब भी हम देवनागरी लिपि के मानकीकरण की चर्चा करते हैं तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, कालेलकर समिति। हिंदीतर भाषी हिंदी प्रचारकों में काका कालेलकर का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। इन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य को राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में देखा। ये बहुत बड़ी बात है। आज जिस हिंदी को केवल हम परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं या फिर कभी कभी प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उस तरीके का गर्व महसूस नहीं करते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, गांधी जी, या फिर मदन मोहन मालवीय, या फिर जो सबसे पहला नाम हमने दिया हुआ था, पहला नाम मतलब कि पहला नाम कौन सा था इसमें, तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो ज्यादा प्रशंसनीय काम किया कालेलकर जी ने। राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य को राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में इन्होंने देखा। हिंदी प्रचार का क्षेत्र दक्षिण भारत, बाद में गुजरात की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भी इन्होंने बनाया। ये गांधी जी के परम प्रिय शिष्य थे। हिंदी के बजाय गांधी जी के अनुकरण पर इन्होंने भी हिंदुस्तानी का समर्थन किया। हिंदुस्तानी के लिए समर्थन जुटाने के लिए इन्होंने समस्त भारत की यात्रा की। हिंदी अथवा हिंदुस्तानी को टाइपराइटर प्रेस की दृष्टि से सरल एवं सज्जित करने के लिए इन्होंने देवनागरी लिपि में कुछ मौलिक संशोधन परिवर्धन का सुझाव दिया था, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। ये यहाँ पर हमें ध्यान में रखना कि दिया सुझाव तो जरूर, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। हिंदी के लिए सबकी बोली नाम सुझाया था इन्होंने। मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के लिए सबकी बोली नाम से किसने संबोधित किया था, तो वो नाम आ जाएगा काका कालेलकर का। यहाँ पर भी जनमत नहीं बना, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर भी हिंदी प्रचारकों की अगर बात करें तो काका कालेलकर ने काफी काम किया हिंदी भाषी होते हुए। तो इस क्रम में हम देखते हैं जो पहली संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई, उसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक थे मार्क्विस वेलेज़ली। अभी हम जब हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पर चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन भले ही अंग्रेज़ों ने राजनीतिक उद्देश्य से स्थापना की, लेकिन खड़ी बोली और हिंदी के विकास में इस संस्था का योगदान मुख्य रूप से रहा है। इसमें 4 खड़ी बोली के गद्य लेखकों को शामिल किया गया था। इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल और सदल मिश्र का नाम लिया जाता है। दूसरी जो प्रमुख संस्था रही है, जो कि कॉलेज के रूप में ही रहा है, हिंदू कॉलेज, जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया। आमतौर पर आप देखते हैं कि हिंदू कॉलेज का जब नाम लिया जाता है तो एक नई दिल्ली में भी स्थापित है हिंदू कॉलेज, लेकिन शुरुआती दौर में आधुनिक हिंदी के विकास में हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता वाला था उसकी अहम भूमिका रही है। अगली संस्था के बारे में बात करें तो सन 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने अपने समय में खड़ी बोली और हिंदी के विकास को लेकर अहम रोल निभाया और साथ ही मंडल की स्थापना करके तमाम निबंधकारों साहित्यकारों को जोड़ा और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से खड़ी बोली का विकास किया। और अब जानते हैं कि उस समय जब भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखना शुरू किए थे तो खड़ी बोली का स्वरूप अभी विकसित ही हो रहा था। एक तरफ संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ उर्दू निष्ठ हिंदी की बात की जा रही थी। इन्होंने बीच की रास्ता को निकाला और कहा सन 1873 ईस्वी में कि हिंदी नए चाल में ढली है। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, कभी न कभी परीक्षा में पूछा गया है। अगली
जो संस्था है जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई, इंडियन प्रेस इलाहाबाद, जिसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। ये वही चिंतामणि घोष हैं जिन्होंने सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका जैसी पत्रिका का संपादन शुरू किया। बाद में उसको स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी इत्यादि का नाम लिया जाता है। तो इंडियन प्रेस, जिसकी स्थापना सन 1884 ईस्वी में हुई। इसके बाद 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई, जो कि काशी में है, जिसे वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है, या वाराणसी भी के नाम से भी उसको जानते हैं। तो 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह का नाम लिया जाता है। नागरिक प्रचारणी का मुख्य उद्देश्य था, एक तो लिपि को लेकर इसका संघर्ष चल रहा था, दूसरे तरफ खड़ी बोली को स्थापित करने के लिए और हिंदी को मुख्य भाषा बनाने की दृष्टिकोण से इसमें मुख्य रूप से जो भी शोध ग्रंथ थे, पांडुलिपियाँ थीं, ग्रंथावलियाँ थीं और शब्दकोश थे, उनका प्रकाशन का कार्य शुरू किया। तो नागरिक प्रचारणी सभा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है खड़ी बोली और हिंदी के विकास में। अब वर्तमान समय में इस जो संस्था, ये संस्था, इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। जो भी बनारस में कभी जाते हो तो एक बार ज़रूर नागरिक प्रचारणी सभा को देखने की कोशिश करें। वहाँ की बिल्डिंग्स एकदम जर्जर हो गई है। ये वो संस्था है जिसने कि हिंदी को तो मजबूत किया, लेकिन आज की स्थिति में उसकी मजबूती का किसी को ख्याल नहीं है। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि चिंतामणि घोष ने इस पत्रिका के संपादन का काम शुरू किया था। बाद में इसमें बाबू श्याम सुंदर दास भी जुड़े। लेकिन सरस्वती पत्रिका को इज्जत उस समय मिली, प्रतिष्ठा उस समय मिली जब इसके संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कार्यभार संभाला और लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया, यानी कि 1920 ईस्वी तक इसके संपादक के तौर पर है। और सबसे पहले उन्होंने पद्य और गद्य दोनों की भाषा को खड़ी बोली को अपनाने पर जोर दिया, व्याकरण पर ध्यान दिया और मानक और परिनिश्चित रूप बनाने में उन्होंने खड़ी बोली को परिमार्जित करने की कोशिश की। तो एक तरीके से आप सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी ध्यान में को रखना पड़ेगा। अगली जो संस्था है, 1906 ईस्वी में भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना की गई, जो कि काशी में स्थापित हुई। और आप जानते हैं कि नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काफ़ी अहम रोल निभाया, चाहे वो अनुदित नाटक हो, चाहे मौलिक नाटक हो। और खुद उस समय के जो नाटककार थे, खासतौर से भारतेंदु युग के, वो नाटक लिखते भी थे और नाटक में अभिनय करने में भी अपना अहम रोल निभाते थे। काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ वो नाटक लिखा करते थे और उसको अभिनीत भी करते थे। तो उनके याद में भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना काशी में की गई। अगली जो महत्वपूर्ण संस्था है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसको स्थापित किया मद्रास में, चेन्नई में स्थापित किया गया था। अब तक आपने ऊपर जितनी भी संस्थाओं को देखा, सब उत्तर भारत में स्थापित हुई। सन 1918 ईस्वी में पहली बार दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, वो भी चेन्नई में की गई। जब भी आपने सुना होगा कि हिंदी का सबसे ज़्यादा विरोध अगर कहीं हुआ तो तमिलनाडु में हुआ, लेकिन महात्मा गांधी के संघर्ष से या फिर उनके प्रस्ताव से सन 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा को स्थापित किया गया, ताकि जो हिंदी है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों को जोड़ने का काम करे। सन 1920 ईस्वी में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक के रूप में महात्मा गांधी थे। सन 1927 ईस्वी में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे सर विलियम मैरिस। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से कई पुस्तकें भी प्रकाशित होती रही हैं, ठीक है। सन 1929 ईस्वी में हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड की स्थापना की गई। सन 1935 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई लखनऊ में। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे प्रेमचंद, और प्रेमचंद ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, साहित्य का उद्देश्य। उन्होंने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट उनका भाषण था, जो कि आज भी कई पाठ्यक्रमों में भी शामिल है। और जितने भी
परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस निबंध को पढ़ना जरूरी है, ताकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेमचंद ने आखिर 1936 में जब अध्यक्षीय भाषण दिया था तो उनका क्या लक्ष्य था, उनका क्या मिशन था। सन 1936 ईस्वी में ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना की गई, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे और वर्धा में ही महात्मा गांधी की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आप सभी उससे परिचित भी होंगे, कई वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वहाँ पर खासतौर से जो भी बच्चे JNU DU इत्यादि में पढ़ते हैं और वहाँ पर MPhil इत्यादि में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो एक बार वो रुख वर्धा की तरफ भी करते हैं। अगली जो संस्था है 1941 ईस्वी में प्रकाशन विभाग, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है, इसका प्रकाशन किया गया। प्रकाशन विभाग एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते होंगे बच्चे और इंडिया ईयर बुक पढ़ते होंगे या फिर भारत 2022 खरीद लिए होंगे, 2021 भी खरीद चुके रहे होंगे या फिर 2020, तो इस तरीके से यहाँ से ईयरली एक बुक निकलती है इंडिया ईयर बुक नाम से। तो इसलिए थोड़ा सा भारत प्रकाशन विभाग को भी आप ध्यान में रखिए। और जितने भी सरकारी पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं, खासतौर से योजना, कुरुक्षेत्र या फिर आजकल, ये सब प्रकाशन विभाग से ही प्रकाशित होती हैं। सन 1943 ईस्वी में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इफ्टा की स्थापना की गई थी, जो कि अपने थिएटर के माध्यम से खड़ी बोली और हिंदी के विकास में अहम रोल निभाए। इसके साथ ही सन 1944 ईस्वी में परिमल नाम से एक संस्था की स्थापना की गई, जो कि नए लेखकों की एक संस्था थी। आप देख रहे हैं कि उस समय प्रयोगवाद का भी समय चल रहा था। तार सप्तक के माध्यम से कवि अपने कविताओं को लिख रहे थे और उन तब सप्तकों के कवियों को पढ़ेंगे तो उनकी भाषा शैली को देखेंगे आप, तो एक एकदम से विकसित खड़ी बोली और हिंदी का रूप आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन प्रयोगवाद के खिलाफ एक नए लेखकों की संस्था स्थापित की गई, जिन्हें कि परिमल के नाम से जाना जाता है। सन 1944 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक के तौर पर साहू शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन ने उसको स्थापित किया था। भारतीय ज्ञानपीठ ये वही ज्ञानपीठ है जिसके की नाम पर इस समय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ। सन 1945 ईस्वी में राष्ट्रभाषा विकास परिषद की स्थापना की गई पुणे में। सन 1945 ईस्वी में नागरी प्रचारणी लिपि समिति बनाई गई। सन 1947 ईस्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया। देवनागरी लिपि सुधार समिति, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सुधार समिति का गठन किया गया सन 1947 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में फिल्म प्रभाग की स्थापना की गई, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। सन 1950 ईस्वी में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना की गई। सन 1952 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। सन 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई, ये भी भारत सरकार द्वारा ही संचालित होता है। ये सब जो भी अकादमियाँ स्थापित की गई हैं, उन अकादमियों के माध्यम से कुछ कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो कि हिंदी के विकास में जिन कवियों और लेखकों का महत्वपूर्ण रोल रहता है, चाहे रचनाओं के माध्यम से, चाहे अपने किसी भी रचना कर्म के माध्यम से, तो उनको पुरस्कृत करने की योजना है इसमें। सन 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अध्यक्ष इसके थे BG खेर, बाल गंगाधर खेर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जब हमने संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त हिंदी को संवैधानिक दर्जा किस किस अनुच्छेद के तहत मिला था, उस लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके अंतर्गत जो राजभाषा नियम बनाए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा की थी। उस वीडियो लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। 1957 ईस्वी में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई, जो कि भारत सरकार द्वारा ही संचालित है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में NBT भी कहा जाता है। NBT कहने पर तुरंत समझ जा रहे होंगे। यहाँ से भी प्रमुख लेखकों की किताबें निकलती रहती हैं। सन 1957 में आकाशवाणी की स्थापना की गई, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1959 में दूरदर्शन को स्थापित किया गया, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NST की स्थापना की गई, जो कि दिल्ली में स्थित है। 1960 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना की गई, जो कि नई दिल्ली में है। 1960 ईस्वी में ही केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना की गई, जो कि नई दिल्ली में स्थापित है।
1960 और 61 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की स्थापना की गई, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उच्चतर विभाग से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी फॉरेनर सब हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं या हिंदी सीखना चाहते हैं तो उनको कई बार केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। और यहाँ पर अगली जो संस्था है, सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पर हमने देखा कि खड़ी बोली और हिंदी का विकास अपने स्वरूप में हो चुका था, एकदम परिमार्जित पर निश्चित रूप में, लेकिन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावलियों की दृष्टिकोण से भी एक आयोग की स्थापना की गई सन 1961 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को स्थापित किया गया। यह देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था के रूप में रही है। वैसे आप देखेंगे कि तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुवाद से संबंधित इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। 1975 ईस्वी में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है। 1975 ईस्वी में ही राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना की गई, जो कि कानून मंत्रालय के अधीन है। 1997 ईस्वी में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि वर्धा में स्थापित है। और सन 2002 ईस्वी में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई, जो कि मॉरिशस में इसका सेंटर है। स्थापना तो 2002 में की गई, लेकिन औपचारिक रूप से सन 2008 में ये कार्य करना शुरू किया। तो एक तरीके से आपने देखा कि हिंदी के विकास को ध्यान में रखते हुए विदेश में भी इसकी एक ऑफिस बनाई गई, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार भारत से दूसरे अन्य देशों में भी हो। तो इस तरीके से हमने आधुनिक हिंदी के विकास में जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके योगदानों को देखा, उनकी स्थापना कब कब हुई, उनके संस्थापक कौन थे। तो जब भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। एक जगह इसको संकलित करने की कोशिश की गई थी। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।